हेलो बच्चों, ओम नमस्ते जी। अभी तक अपन ने जो लेक्चर में डिस्कस करा था फोर्स, कूलम्ब फोर्स, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स और अलग अलग टाइप के कंसेप्ट्स, है ना, जिसमें इक्विलिब्रियम भी पढ़ लिया, एसएचएम भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए अपन ने। अब आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है बच्चों, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। सामने लिखा हुआ है ना, विद्युत क्षेत्र। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम बना रखे, ऐसे दिमाग में रखना, बताएंगे इनको कि क्या है ये चीजें। कि मैंने यहाँ पर एक चार्ज रख रखा है Q। अब इस Q चार्ज के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा मतलब बोल रहा हूं मैं, विद्युत क्षेत्र क्या होगा इसका, या कुछ भी XYZ। लेकिन इस Q चार्ज की प्रॉपर्टी है, ये Q चार्ज का जो पावर है, या Q चार्ज के लिए कुछ भी जस्टिफाइड की हुई चीज है, वो मुझे पता कैसे चलेगी। मैंने तुम्हें बच्चों याद है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ाया था तब Q1 और Q2 को डायरेक्ट नहीं लिया था, सबसे पहले मैंने Q1 लिखा था। क्या ये Q1 अकेला किसी प्रकार का अट्रैक्शन या रिपल्सन बता सकता है क्या? तो जवाब था नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक कोई दूसरा चार्ज इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताएगा या नहीं बताएगा। मतलब इन दोनों के बीच के आधार पर ये हमने पता लगाया था कि यहां पर रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा, मतलब दो चार्ज के होने की बहुत जरूरत थी। यहां पर भी सुनना, यहां पर मैंने एक चार्ज जो लिख रखा है, इस चार्ज के लिए मैंने तुम्हें बताया कि इसकी पावर, या ये चार्ज है तो हमें कैसे पता चला ये चार्ज है, कैसे पता चलेगा जब तक इसके संपर्क में कोई दूसरा चार्ज ना आ जाए। तो मैंने मान लिया कि एक दूसरा चार्ज ले लिया Q0। ये भी पॉजिटिव चार्ज है बच्चों ना, हमेशा याद रखना कि ऐसे जब भी लिया हुआ जो चार्ज होता है ना, इसे कहते हैं बच्चों, अभी बता देता हूं, बाद में भी याद रखना, इसे कहते हैं कंसिडर अ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब क्या होगा बच्चों, अपन एक परीक्षण आवेश ले रहे हैं। कौन सा आवेश लिया बच्चों अपन ने? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश हमेशा ध्यान रखना बच्चों धनात्मक होता है। क्या होता है बच्चों? धनात्मक, मतलब पॉजिटिव चार्ज ही होगा ये हमेशा, टेस्ट चार्ज। अब इस टेस्ट चार्ज को मैं इस चार्ज के कांटेक्ट में लेके आया, क्या कांटेक्ट में लाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, मुझे सिर्फ इसके किसी डिस्टेंस तक लाने की ही जरूरत पड़ी और वहां पर उसको एक फोर्स फील हो गया। उसी फोर्स को अपना नाम दे दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वो फोर्स कैसा हुआ था बच्चों, तुम्हें याद है? F = K Q0 अपॉन इसके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं कि r वेक्टर है, तो अपन क्या लिख रहे थे? r वेक्टर और का स्क्वायर और r के, चाहो तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और अच्छे से लिख दो बच्चों। मैं यहाँ पर वेक्टर फील्ड ले रहा हूँ, याद रखना है ना। तो यहाँ पर r कैप की जगह वेक्टर आ गया, नीचे वापस मैग्नीट्यूड आ गया, फिर F बराबर क्या जाएगा? K Q0 अपॉन r के मैग्नीट्यूड का Q हो जाएगा और यहाँ r वेक्टर हो जाएगा। ओहो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। मतलब इस पॉइंट चार्ज, सॉरी इस टेस्ट चार्ज को इसके केवल कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं पड़ी, इसके केवल एक रीजन के अंदर घुसने की जरूरत पड़ी। मतलब यहां पर कहीं ना कहीं तुम मान सकते हो कि कोई ना कोई इस चार्ज ने अपने सराउंडिंग एक इमेजिनरी एरिया कंसीडर कर रखा है। क्या ले रखा बच्चे? इमेजिनरी एरिया। और वो इमेजिनरी एरिया ऐसा है जो दिख नहीं रहा, लेकिन उस एरिया के अंदर आने से इस टेस्ट चार्ज को एक फोर्स फील हो गया। मतलब इसी एरिया की वजह से ही तो इसको फोर्स फील हुआ। और कैसा फोर्स था? इस टाइप का था क्या? मतलब अगर ये एरिया नहीं होता तो फोर्स फील भी नहीं होता, क्योंकि इसको इसके कांटेक्ट में होने की जरूरत नहीं पड़ी, ये r डिस्टेंस पे ही फील कर पा गया। मतलब यह है कि इस इमेजिनरी एरिया को ही इस चार्ज के लिए, किस चार्ज के लिए? इस चार्ज के लिए। इसकी बात नहीं कर रहा, ये तो इसके पास आया तो इससे फोर्स फील हुआ, अगर ये इसके पास नहीं आता तो नहीं फील होता। सही बात है ना? इसका मतलब ये इसके पास आया तो ये प्रॉपर्टी इस चार्ज की है। क्या है कि इस चार्ज के चारों ओर एक काल्पनिक या इमेजिनरी एरिया है, जिसके संपर्क में या कांटेक्ट में आने से किसी अन्य चार्ज को या कोई फर्दर अमाउंट का चार्ज आ जाए तो उसे एक फोर्स फील होता है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। मतलब उस एरिया में, किस एरिया में? जिस एरिया में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसी एरिया को बोल दिया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया, और इसे बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इमेजिनरी पाथ तो ये इमेजिनरी एरिया होता है, या पर मान सकते हैं इमेजिनरी रीजन है। आरी बात समझ? ऐसा परिबद्ध क्षेत्रफल जिसके संपर्क में किसी अन्य आवेश को आने पर बल अनुभव हो, और वही क्षेत्रफल काल्पनिक होता है बच्चों। क्या होता है?
काल्पनिक। तो इसकी परिभाषा किताबों से लिख लेना, मैं परिभाषा नहीं लिखवा रहा, बस समझा रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो मेरी बात समझ में आ गई। अब मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात ये बोली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस चार्ज की प्रॉपर्टी है, ना कि इस चार्ज की। मतलब इस चार्ज पे ज्यादा फोकस करूंगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज प्रॉपर्टी कहलाती है, याद रखना ये चीज। अब सुनना मेरी बात, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के लिए एक छोटी सी चीज लिख रहा हूं यहाँ पर, क्या कि जो F है के क्यू नॉट अपॉन आर के मैग्नीट्यूड का क्यू आर वेक्टर, मैंने क्या करा है इसके अंदर क्यू नॉट का डिवाइड कर दिया। मैंने बताया ना कि ये सिर्फ इस चार्ज की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर क्या बचाया मैंने, केवल क्यू को बचाया और क्यू नॉट को इसके नीचे ले गया, और क्या बचा आर नॉट, आर के मैग्नीट्यूड का क्यूब और आर वेक्टर। मतलब क्या बोल सकते हो इस पूरे फैक्टर को तुम, इस पूरे फैक्टर की बात करूं अगर मैं, तो इसको तुम बोलोगे कि ये फोर्स है पूरा, लेकिन इसमें से एक चार्ज कम हो गया, क्या वो फोर्स के अंदर चार्ज का डिवाइड हो गया क्या, तो इसे अपन बोलेंगे फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओहो बच्चों समझ में आ रहा है क्या, फोर्स पर यूनिट चार्ज के किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, किसी भी चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर होती है। क्योंकि देखो बच्चों यहां से मैंने क्यू नॉट गायब कर दिया तो केवल क्यू बचा, तो ये जो नया फिगर मिला इस फिगर को ही बोल दिया मैंने फोर्स पर यूनिट चार्ज, और इसी फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोलूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओहो FIELD। ओके अब सुनना मेरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैं इसको E से रिप्रेजेंट करूंगा वेक्टर लगा के, क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, F अपॉन क्यू नॉट और वास्तव में फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर के मैग्नीट्यूड का क्यूब और आर वेक्टर। क्या बच्चों दिमाग में घुस रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पहले बताया, फिर इसकी डेफिनेशन तो अब तुम्हारे सामने आ गई। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। कौन सा चार्ज, वो चार्ज जो टेस्ट होने के लिए आया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही क्या, और ये किसी सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी होती है या किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है जिसके चारों ओर एक इमेजिनरी एरिया होता है, जिसके संपर्क में कोई दूसरा चार्ज आएगा, टेस्ट चार्ज, उसको फील होगा, और वही उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। किस चार्ज की, इस चार्ज की। अब मेरी बात समझ में आई क्या। अच्छा सुनना, इस चार्ज के लिए जो मैंने इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स लगाया था, यहां से मैंने क्यू नॉट गायब करा। क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बोला था कि ये प्रॉपर्टी जो है ये इस चार्ज की, तो क्यू नॉट को इसके नीचे लिया है। इसका मतलब ये हो गया कि तुम अब जो भी पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए उसमें तुम्हें फोर्स आना चाहिए, क्योंकि फोर्स अगर आ गया तो उसमें से तुम क्यू नॉट को हटा दोगे। देखो बच्चों, और जो भी चीज बचेगी उसको तुम क्या बोल दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मेरी बात घुस रही है दिमाग में। मतलब कि यहां पर फोर्स पर यूनिट चार्ज और ये जो फिगर बचा है इसको मैंने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया। अच्छा तो क्या तुम इसको और अच्छे से लिख सकते हो क्या, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो, ऐसे। अच्छा ये तो मैग्नीट्यूड है तो इसको फोर्स अपॉन क्यू नॉट लिख दो डायरेक्ट। अच्छा के बार क्यू बार आर का मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड ही रहेगा बच्चों, ये कट जाएगा इससे, तो क्या बचेगा के क्यू बाई आर, इसको लिख दो बच्चों डायरेक्ट। ये मैग्नीट्यूड मिल गया किसका, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र मिल चुका है, ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र है ये। इसे कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या मेरी बात समझ में आई क्या। ये फॉर्मूला किसको बताता है, इंटेंसिटी या फिर मैग्नीट्यूड या फिर मापांक, विद्युत क्षेत्र का मापांक या तीव्रता। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है ये यूज करेंगे अपन निकालने के लिए। जहां जहां वेक्टर की जरूरत पड़ेगी वहां वेक्टर में तोड़ेंगे, जहां वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां नहीं लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। उतारो इसको वीडियो पॉज करके जल्दी से। देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने तुम्हें बताया कि फोर्स पर यूनिट चार्ज है ना, मतलब एकांक आवेश का, सॉरी फोर्स पर यूनिट चार्ज या मैं बोल दूं बल बटे आवेश, मतलब एकांक आवेश का बल बोल दो इसको, है ना, एकांक आवेश का बल मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा और फील करते हैं। मैं मैग्नेट का एक एग्जांपल लेता हूं। तुमने देखा होगा दो मैग्नेट आपस में हमेशा चिपकते ही दूर भी जाते हैं, लेकिन तुम फिर भी कोशिश करते हो उसको चिपकाने की। कैसे, ऐसे थोड़ा सा उधर वापस इधर, मतलब वो आगे या इधर आगे पीछे ऐसे चला जाता है, समझ रहे हो, ऐसे चला गया कभी ऐसे चला गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है ऐसा, मतलब बिना कांटेक्ट में आने के बावजूद उन दोनों के बीच में
दूरी होने के बावजूद वो एक दूसरे से एक फोर्स फील कर पा रहे हैं, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, किसी भी के लिए, सिस्टम के लिए फैला हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं यहां पर यूनिट लिखता हूं बच्चों, क्या आएगी, न्यूटन पर कूलम। सही है, मात्र और डायमेंशन बना लेना। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, या शुरू से अपने जो टॉपिक आता है वो क्या था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब किसी एकांक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र। अपनी हेडिंग ये रही है ना बच्चों। अब पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या हो गया कि यहां पर मान लो एक पॉइंट चार्ज है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये पॉइंट चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। अब सुनना, जब ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इसके संपर्क में अगर मैं कोई दूसरा क्यू नॉट चार्ज, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको दूर फेंकेगा क्या, कहीं से भी आ रही है भले। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार इसके लिए अगर ये क्यू नॉट है तो ये इसको क्या पास बुलाएगा क्या, कहीं से भी हो, क्योंकि ये नेगेटिव और वो क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। तो ये जो रीजन मैं बना रहा हूं, इन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात नहीं कर रहा है ना, अरे बात सुनने, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाओं की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि कोई भी पॉइंट चार्ज के लिए अगर क्यू चार्ज लेके आता हूं, वो टेस्ट चार्ज, ये हमेशा धनात्मक होता है, ये इसके संपर्क में आएगा तो पॉजिटिव इसको दूर फेंकेगा और नेगेटिव इसको पास लेके आएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जो फॉर्मूला रहेगा ना वो उतना ही रहेगा। मान लेते हैं इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लग रहा है, F इज इक्वल टू के क्यू नॉट, उनके बीच की डिस्टेंस r का मैग्नीट्यूड r वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज उसमें भी लागू है क्या? अब मेरे को क्या करना है, यहां से क्यू नॉट को हटा के इसके नीचे ले जाना, तो क्या बचेगा, के क्यू अपॉन r के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और r वेक्टर। तुम चाहो तो मैग्नीट्यूड निकालो तो E बराबर क्या जाएगा, के क्यू r के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर r वेक्टर, और E बराबर क्या जाएगा, के क्यू बाई r स्क्वायर। क्या गांव वाला समझ में आ गया क्या? अरे आएगा, बिल्कुल क्यों नहीं आएगा। ठीक है, और देखते हैं। देखो बच्चों, अपना टॉपिक जो आता है वो क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब बिंदु आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र। अब अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे वो किसके लिए करेंगे बच्चों, बिंदु आवेशों के लिए करेंगे। बिंदु आवेश मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक 5 कूलम का चार्ज पड़ा है और यहाँ पर एक 6 कूलम का चार्ज पड़ा है और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज क्या पड़ा था बच्चों, क्यू नॉट। तो मुझे इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इस क्यू नॉट पर वो कितना बन रहा है ये निकालना है। सुनना मेरी बात, क्यू नॉट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और पर का मतलब हो गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकल रहा है और यहां से निकल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी किसके लिए होती है, किसी चार्ज के लिए पर्टिकुलर, तो एक 5 कूलम के लिए और एक 6 कूलम के लिए। लेकिन क्यू नॉट पर के लिए बोले तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट किसको कर रही है, क्यू नॉट को कर रही है। इसलिए इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा उसमें किसका भाग जाएगा बच्चों, क्यू नॉट का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जरा देखना, इन दोनों के बीच में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 5 कूलम। तो क्या आएगा आंसर बच्चों, F बराबर K Q1 Q नॉट अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस। कैसे कुछ होगा, मान लेते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, ये भी कितनी बच्चों, 1 मीटर है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, एक का स्क्वायर, तो F बराबर क्या आ जाएगा, K 5 क्या आ जाएगा, सही है। और यहाँ पर क्या चल रहा है, क्यू नॉट, और इधर क्या चल रहा है, 1 तो हुआ नहीं, तो क्यू नॉट का डिवाइड कर दो तो F अपॉन क्यू नॉट बराबर 5K। अब F अपॉन क्यू नॉट को क्या बोल दूंगा, E ड्यू टू 5 कूलम। क्या मेरी बात समझ में आएगी क्या? इसी प्रकार यहाँ पर वापस इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए निकालूंगा मैं, स्पेलिंग हमेशा बिगड़ जाती है, FIELD। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 6 कूलम। अब 6 कूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो F बराबर क्या आएगा, F यहां पर लिख देता हूं 6 कूलम है ना, 6 कूलम। तो क्या आएगा, K 6 क्यू नॉट और बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर चलेगा। ओके, तो F 6 कूलम के नीचे किसका डिवाइड कर दूंगा मैं, क्यू नॉट का, तो K इंटू 6। अब सुनना मेरी बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। तो यहां से आ रहा है 5K, यहां से आ रहा है 6K, तो टोटल एक दूसरे को क्या कर देंगे, कट आउट कर देंगे। क्या बचेगा, 1K किधर की तरफ, इधर की तरफ। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला अपने पास E नेट, वो कितना मिला बच्चों, 5K माइनस 6K। क्या आएगा बच्चों, माइनस का K। अच्छा, माइनस K मतलब 1 माइनस का 9 इंटू 10 टू द पावर 9, वो जो भी है ना, K की वैल्यू रख देना पर। तो अब सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो न्यूटन पर कूलम। ओके,
क्या मेरी बात समझ में आ गई? कह रहे गाँव वालों, एक चीज पता चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ओ बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा जा रहा है 6 कूलम के, तो वो उस डायरेक्शन में लेके जा रहा है ना। क्या मेरी बात समझ में आएगी? क्या वो नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्स में, ठीक है। उतारो इसको, उतारो। और देखो हमारे पास क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है बच्चों, तुम्हें याद है ऐसा क्वेश्चन करा था अपन ने? ये ए था, ये ए था, ये ए था, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी मान लो मुझे, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो किस डायरेक्शन में जाएगी? ऐसे जाएगी क्या? ई। अच्छा इसको मैं E1 बोल देता हूँ, याद रखना। इसकी वजह से जा रही तो वो क्या जा रही है बच्चों? E2 है क्या? वो इस डायरेक्शन में जा रही है। तो पहले E1 निकालते हैं। तो E1 मतलब फोर्स पर Q, फोर्स कितना? K Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, a स्क्वायर बटे Q से Q कैंसिल, तो बचेगा क्या? KQ बाई a स्क्वायर। डायरेक्ट लिख सकते हो वैसे तो, तुम फॉर्मूला याद था ना तुम्हें KQ, लेकिन मैं तो ऐसे बताऊंगा क्योंकि अभी आगे जाके बहुत सारे कंसेप्ट काम आने वाले हैं। ओके, E2 भी निकाल लो गाँव वालों। वेक्टर हटा देता हूं बच्चों, में वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। F मेरे ख्याल से पढ़ सकती है। ओके पढ़ने दो मेरे क्या, तो F क्या आएगा बच्चों? K Q ये भी वही है सब कुछ, बस Q से Q कैंसिल, KQ बाई a स्क्वायर। अच्छा इन दोनों के बीच में एंगल कितना? 60 डिग्री। तो E नेट निकालूंगा ना मैं, तो E नेट की वैल्यू क्या जाएगी? E1 का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर और 2 E1 E2 और cos 60। बोलो हाँ। मैं तो डायरेक्ट ऐसे ही करूंगा, लेकिन मुझे पता था कि जब दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाए, क्योंकि इक्वल आ रहे हैं ना दोनों के मैग्नीट्यूड, देख लो जरा, ये देखो ये देखो E1 था ना, तो ये KQ बाई KQ, जब E मान लो इसको, तो फॉर्मूला वैसे मुझे पहले से पता था, 2E cos थीटा बाई 2, मतलब 2E cos 60 बाई 2, मतलब 2E की वैल्यू KQ बाई a स्क्वायर और cos 30 √3 बाई 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया √3 KQ बाई a स्क्वायर। बच्चों तुम्हें शायद याद होगा, अगर तुम इसका नेट फोर्स निकालने जाते तो क्या मिलता आंसर? F बराबर क्या? √3 KQ स्क्वायर बाई a स्क्वायर मिला था क्या? यहाँ से एक Q गायब कर लो तो F अपॉन Q √3 KQ बाई a स्क्वायर, ये आया था ना आंसर। और इसी को तुमने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ पर एक बात क्लियर हो चुकी है कि, बड़े प्यार से सुनना बच्चों, अपन ने पिछले 5-6 लेक्चर में जो भी पढ़ा है उसमें कूलम्ब फोर्स के न्यूमेरिकल, कूलम्ब फोर्स के न्यूमेरिकल, बहुत सारी चीजें पढ़ ली। यहाँ बात क्लियर होती है कि वो न्यूमेरिकल अपने वहां पहले क्यों कर लिए इतने सारे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में वही न्यूमेरिकल वापस करने हैं, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सबका फोर्स अपन को निकालना आ गया। अगर तुमने अच्छे से पढ़े तो बस उन फोर्स में से करना क्या है, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे उस चार्ज को उठाना, साले को नीचे ले आना। बोलो हाँ। क्या मैंने यही करा? और क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है क्या? यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, वही फोर्स का सारा प्रोसेस लगाओ, लास्ट में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ले भाई क्यों नीचे आ तू? बोलो हाँ। नोट डाल के लिख लेना ये चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले फोर्स फाइंड कर लेना, और जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस चार्ज को चुपके से उठा लेना और उसको साले को नीचे फेंक देना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या 50 रुपए का नोट है बच्चों। अब देखो और न्यूमेरिकल। ओहो आहा आहा आहा, कुछ याद आ रहा बच्चों? मुझे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो क्या करोगे तुम? सबका फोर्स निकाल लेना, बाद में इस पर निकालने तो इस क्यू को नीचे ले जाना। बोलो हाँ। अरे बोलना पड़ेगा बच्चों। इसी प्रकार अगर ऐसा होता, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, और यहाँ पर क्यू और यहाँ पर क्यू, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तब भी निकाल सकते हो। या फिर क्वेश्चन ऐसा होता, ये सारे ट्राई करना बच्चों, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और सेंटर में बताओ। बोलो हाँ। या फिर ऐसा कुछ होता कि ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, तो सेंटर में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बोलो हाँ क्यू के। चलेगा बच्चों? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं जिसमें फोर्स निकाला था, बस फोर्स में क्या करना, उस क्यू को उठाना, नीचे ले जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। बोलो हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। स्पीड में तो नहीं चलना बच्चों, चलेगा क्योंकि पुराने लेक्चर अच्छे से आने चाहिए बच्चों। एक तरीके से मान लो कि एक सस्पेंस वाली मूवी चल रही थी, शुरू में बहुत बताया जा रहा था, पता नहीं चल रहा था कि क्या पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे, लेकिन पढ़ रहे, अब सर पढ़ा रहे तो पढ़ना पड़ेगा, कुछ तो जबरदस्ती पढ़ रहे। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं, इस लेक्चर में अगर आज किसी ने सारे लेक्चर अच्छे से पढ़ के डील कर रहा है तो उसको बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि उससे सस्पेंस सारे क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि उसने पता चल गया है कि पहले जो भी क्वेश्चन अपन ने करे थे वो कितने यूजफुल थे। यहाँ वो क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस प्रैक्टिस करना है एक बार बच्चों। याद रखना इस चीज को ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही नहीं निकल रही, और तुम तुम्हारी बुक के क्वेश्चन में ट्राई करना, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही पहले फोर्स निकाल लेना, फिर क्यू को साले को नीचे फेंक देना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? चलो देखो आगे। एक क्वेश्चन अपने ये भी करा था बच्चों, तुम्हें शायद याद होगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना जिसमें अपन ने
ए डिस्टेंस पर लिया था, इसकी लेंथ कितनी थी बच्चों L, और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज लिया था Q नॉट, और इसके लिए लैम्डा ले लिया था क्या अपन ने। तो इसके लिए जो फॉर्मूला मिला था F का, वो क्या मिला था, K Q लैम्डा 1/a माइनस 1/a प्लस L, ये फॉर्मूला मिला था। देख लेना बच्चों को, अपन ने करा था ऐसा एक क्वेश्चन है ना, जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रखा था अपन ने, जो अपने लैम्डा सिग्मा और रो के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसकी वजह से, इस रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा, तो F के नीचे किसका डिवाइड कर दूंगा मैं, ये Q नॉट ही है बच्चों वो वाला, तो K लैम्डा 1/a माइनस 1/a प्लस L। ओहो क्या बात है सर, मजा आ गया, उतारो उतारो उतारो। बच्चों तुम्हें याद है ये वाला क्वेश्चन कराया था अपन ने, 12 कूलाम, 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 5 कूलाम, 4 कूलाम, 5 कूलाम, 6 कूलाम, 7 कूलाम, 8 कूलाम, 9 कूलाम, 10 कूलाम, 11 कूलाम, ठीक है ना। इन सब के लिए इस Q पर पॉइंट चार्ज निकालना था, तो सबका फोर्स निकाल लिया था अपन ने, बस उसमें Q का डिवाइड कर देना बच्चों, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे करके देखना। तो अब तुम्हें एक चीज पता चल गई होगी कि मैं वहां पर जो क्वेश्चन मैंने करवाए थे फोर्स के लिए, वो क्वेश्चन तो यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, मैं वो वाले क्वेश्चंस लूंगा जिसमें नया कंसेप्ट आ रहा हो। आ रही बात समझे? चलो देखते हैं। अपन जो हेडिंग डालेंगे वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रोड। अपन जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो किसके लिए निकाल रहे हैं बच्चों, एक नियमित छड़ के लिए। क्या निकाल रहे हैं बच्चों, विद्युत क्षेत्र। फाइनाइट का मतलब हो गया बच्चों कि एक परिमित छड़ होगी, है ना, नियमित बोल दो या फिर इसको क्या बोल दो, परिमित, मतलब इसकी लेंथ डिसाइड रहेगी, है ना। अब सुनना, मान लेते हैं कि ये फाइनाइट रोड है, टेढ़ी बनी हुई है, सीधा बनाते हैं। ओके, ये फाइनाइट रोड है, सबके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, रोड है ना, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा ऐसे। तो माना कि एक रोड है दे रखी है जिसकी लेंथ हमें पता नहीं है कितनी है बच्चों, L, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना दे रखा बच्चों, लैम्डा कूलम पर मीटर। ओके, मान लेते हैं कि यहां से r डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर बच्चों, r डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर बच्चों, r डिस्टेंस पर क्या है बच्चों, इसको r ना मान के d मान लो, और यहां पर एक पॉइंट चार्ज रख दो बच्चों Q नॉट। ओके, अब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इस सब की वजह से देखो बच्चों, क्या ये इस पर लगाएगा क्या फोर्स, क्या ये इस पर लगाएगा क्या फोर्स, क्या ये भी लगाएगा क्या फोर्स, क्या ये भी लगाएगा क्या फोर्स, क्या ये भी लगाएगा क्या, ये भी लगाएगा क्या, सोचो जरा सोचो, क्या ये सब लगाएंगे क्या इस पर फोर्स। ये तो मैंने बहुत दूर दूर बनाया है, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बहुत सारा फोर्स लगा रहे हैं। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि इन सब की वजह से मान लेते हैं कि यहां पर एक फोर्स यहां से लग रहा है और एक फोर्स यहां से लग रहा है, मैक्सिमम फोर्स है ना जो डिस्टेंस। इन सबसे कंपोनेंट आएंगे, कुछ कंपोनेंट x डायरेक्शन में टूटेंगे, कुछ कंपोनेंट y डायरेक्शन में टूटेंगे, और कुछ कंपोनेंट ऊपर टूटेंगे। तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि कुछ कंपोनेंट यहां वाले और यहां वाले जो होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। वो किसी देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो देंगे समानांतर, किसके बच्चों, छड़ के। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी ये पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। क्या मेरी बात समझ रहे हो क्या, क्योंकि ये रोड है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे है क्या, तो ये क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये EX डायरेक्शन में है क्या, तो ये इस रोड के परपेंडिकुलर है क्या, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, छड़ के लंबवत, मतलब परपेंडिकुलर टू दी रोड। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो मिलेगी, एक परपेंडिकुलर टू द रोड और एक पैरेलल टू द रोड, जो छड़ के लंबवत और एक जो छड़ के समानांतर। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या। अच्छा, यहां पर कंपोनेंट क्यों हो गए, तुम्हें पता चल गया कि क्योंकि हर डायरेक्शन में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, या हर डायरेक्शन में अलग अलग फोर्स मिलेगा। क्या सोच लो बच्चों, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है क्या, बिल्कुल हर डायरेक्शन में अलग अलग, तो कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, ये डायग्राम बनाओ पहले, तो मैं मिटाने वाला हूं ये चीज। क्या था बच्चा, हमारे पास एक यूनिफॉर्म रोड थी, इस यूनिफॉर्म रोड से कितनी डिस्टेंस पर, d डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट चार्ज माना था, क्या था बच्चों, Q नॉट। अच्छा, इसके लिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो क्या, लैम्डा कूलम पर मीटर, ये तो अपन को पता ही है। ठीक है, मान लेते कि यहां से जो ये फर्स्ट स्टेप है, यहां से इस पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, θ1, और बेस नीचे से जो बन रहा है वो एंगल कितना है बच्चों, θ2। एक एलिमेंट्री कंसीडर करनी पड़ेगी, तो यहां पर अपन ने श्रद्धा के अनुसार एक एलिमेंट्री मान ली है,
इस एलिमेंट्री को क्या नाम दे दिया, dy, क्योंकि y डायरेक्शन के हिसाब से, और ये नीचे से कितनी डिस्टेंस पर है, y डिस्टेंस पर। इससे अपन क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री लेंथ, अल्पांश लंबाई। फिर इस एलिमेंट्री लेंथ के बाद अपन जो बात करेंगे वो क्या है कि ये यहां से और यहां पर ये फुल एंगल कितना मतलब बच्चों, थीटा, और ये जो छोटा सा एंगल है ये वाला कौन सा वाला बच्चों, ये वाला दिख रहा तुम्हें, ये जो पीछे की तरफ जाएगा ऐसे छुपते हुए छुपाते हुए, इसको नाम दे दिया बच्चों डी थीटा। दिख रहा है छोटा सा डी थीटा, बाहर लिख लूं भले में कि ये एंगल कितना है बच्चों, डी थीटा। ओके, आगे देखते हैं ना। मान लेते हैं कि इस स्ट्रिप की वजह से इस चार्ज पर क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा क्या, मैं इसको क्या डीएफ बोल दूं क्या पहले कि इस पर फोर्स लगा रहा है। अच्छा, ये फोर्स इस बेस से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा डीएफ कोस थीटा, और इससे अपन क्या बोलेंगे डीएफ साइन थीटा, और ये डीएफ कोस थीटा को बोलूंगा मैं एफएक्स डायरेक्शन में, और इससे मैं क्या बोलूंगा एफवाई डायरेक्शन में। ओके, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। ओके, मैं पहले डीएफ निकाल लेता हूं बच्चों कि डीएफ क्या है। डीएफ है कि इस चार्ज को क्या नाम दूंगा बच्चों में, डीक्यू, पॉइंट चार्ज है ना, डीक्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डी वाई से, ये तो पता है क्योंकि लैम्डा बराबर क्या होता है बच्चों, डी क्यू बाई डी वाई, टोटल लेंथ, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई से मल्टीप्लाई। आगे लिख दो बच्चों के डी क्यू इंटू ये कितना है बच्चों, क्यू नॉट, और इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ओहो, ये तो निकालना पड़ेगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं अपन बच्चों, आर मान लेते हैं, ये पूरी डिस्टेंस है ना। तो कौन सी डिस्टेंस आर है, ये थीटा है, ये डी है, ये क्या है बच्चों वाई है, और ये क्या है आर है। तो बच्चों आर निकालना है, डी दे रखा है। ओके, तो डी के रूप में आर निकालोगे, तो जो आर यहाँ आता था तो क्या बोलते थे, डी बराबर होता था आर कोस थीटा। बोलो हाँ, एंगल बनता कोस थीटा, जानी बनता साइन थीटा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, डी अपॉन कोस थीटा, तो आर बराबर हो जाएगा डी सेक थीटा। बच्चों अपने अपने कंसेप्ट निकाल लेना, जो भी तुम्हें ठीक लगे। आओ इधर, ये हो गया आर स्क्वायर, और अच्छे से लिखो कि डी क्यू की वैल्यू कितनी हमारे पास, लेमडा इंटू डी वाई, और क्या चल रहा है क्यू नॉट, और आर स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। क्या समझ में आ गया क्या, ये वाली चीज निकालो बच्चों में। तो हमारे पास डीएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, के लेमडा क्यू नॉट अपॉन में डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी डी वाई। अब मुझे डी वाई हटाना है। हाँ, डी वाई हटाने के लिए क्या करूँ, ये जो ट्रायंगल बनाया था ना अपन ने बेबी, इसमें ये आर था, तो ये y बराबर क्या था, आर साइन थीटा था क्या, नहीं था। सॉरी, एक काम करो, ऐसा ना करके तुम ये जरूर कर सकते हो क्या, ये y है, ये थीटा है, ये d है, तो बच्चों tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y अपॉन d, बिल्कुल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंबवत आधार है ना। तो y बराबर क्या आ जाएगा, d tan थीटा, तो dy बराबर क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करो बच्चों थीटा के रिस्पेक्ट में ना, तो dy डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थीटा है ना, तो dy बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, d ऐसा कैसे छूटेगा, tan का sec स्क्वायर थीटा हो गया। तो dy की वैल्यू चाहिए थी d sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है, ये उठा के पटको वहां पर। तो हमारे पास इसको बॉक्स बना के लिख दो ना, तो df का मान क्या आ गया, k लेमडा q नॉट अपॉन d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कट गया, d से d कट गया, क्या बचेगा k लेमडा q नॉट अपॉन में d इनटू d थीटा और df। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या रे, हनी चाहिए, उतारो इसको बच्चों। बच्चों ये मैंने वैल्यू निकाली df की, लेकिन मुझे क्या निकालना था d, तो df के नीचे किसका डिवाइड कर दूंगा मैं, q नॉट का, तो क्या बचेगा k लेमडा d इनटू d थीटा। इसी को क्या बोल दोगे बच्चों तुम डी, तो क्या आ जाएगा के लेमडा अपॉन में डी इंटू डी थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही क्या। अब तुम बात करोगे ई इन कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो क्या कर दोगे उसको तुम, डी ई कॉस थीटा। क्या बात है सर। देखो मैंने यहाँ पर डी में चेंज कर दिया, तो तुम चाहो तो बात सबसे लास्ट में कर लो, मैं कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। इस डीएफ को डी ई लिख दूंगा तो ये सारा ई में चेंज हो जाएगा क्या। देखो मैंने सब में एफ निकाला, लास्ट में क्या निकाला, ई निकाला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या, क्यों, क्योंकि क्यू नोट का डिवाइड कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या। आगे देखो, अब डी ई की वैल्यू रखेंगे क्या, के लेमडा अपॉन डी इंटू
थीटा चल रहा है और क्या चल रहा है, डी थीटा। ओहो, यहां पर मैंने इसकी वैल्यू रख दी है। सोचना बच्चों, लिमिट चाहिए मुझे, अब EX निकाल रहे हैं ना, लिमिट चाहिए। लिमिट कहां से कहां तक, मैंने तुम्हें बता दिया कि ये थीटा जो है वो इधर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब नीचे वाला जो एंगल होगा वो किस में गिना जाएगा, नेगेटिव में, और ऊपर वाला पॉजिटिव में। क्या है बच्चों, ऊपर वाला तो थीटा 1 पॉजिटिव है क्या, तो लिमिट आ गई बच्चों माइनस के थीटा 2 से प्लस के थीटा 1। नहीं समझ में आ रहा ना, कोई बात नहीं, नहीं आएगा मुझे पता ना, लेकिन जिसको आ रहा है उसको मजा आ रहा है। क्या, माइनस के थीटा 2 से थीटा 1। अब जो जो कांस्टेंट है उधार लो, क्या क्या है, के लैम्डा और डी सब बाहर आ गया, बचेगा क्या, कोस थीटा, क्या बचेगा, डी थीटा, क्या बचेगा, EX। आगे चलो, क्या आगे चलो, कोस थीटा का इंटीग्रेशन प्लस का साइन थीटा, लिमिट थीटा 1 और ये माइनस का थीटा 2। खेलो बच्चों, के लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा की जगह थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 माइनस का आएगा क्या बच्चों, और ये माइनस इसको प्लस बना देगा, तो हमारे पास के लैम्डा अपॉन डी इनटू साइन थीटा 1 प्लस में साइन थीटा 2। ये वैल्यू मिली बच्चों EX की, और इसी EX को बोलोगे परपेंडिकुलर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जा रहा है ना इस लेंथ के, तो इसलिए हमारे पास फॉर्मूला मिल चुका बच्चों किसका, E परपेंडिकुलर का। कितना मिला है, के लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ओहो, इंटरेस्टिंग है बच्चों, उतारो इसको। अब जो मैं निकालूंगा EY निकालूंगा, है ना, क्या निकालूंगा, EY मतलब इंटीग्रेशन होगा किसका, DE साइन थीटा का। अरे हाँ कि ना, बिल्कुल होगा, ये E है, तो DE साइन थीटा में DE का मान रखो के लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा, डी थीटा बिल्कुल पीछे, लिमिट कहां से कहां तक, माइनस के थीटा 2 से प्लस के थीटा 1। अब के लैम्डा डी बार, इंटीग्रेशन किसका, साइन थीटा का, डी थीटा माइनस के थीटा 2 से थीटा 1। अब के लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा का माइनस का कोस थीटा होता है, गामा लो, माइनस का थीटा 2 और थीटा 1, माइनस पूरा वाला ले लो, लेना पड़ेगा, कोस थीटा 1 माइनस का कोस माइनस थीटा 2। बच्चों कोस के लिए मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी बता रखी है कि कोस के अंदर माइनस थीटा 2 हो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो माइनस बाहर नहीं आएगा, साइन में बाहर आता है, कोस में बाहर नहीं आएगा। अगर ये कंसेप्ट समझना है तो ट्रिग्नोमेट्री वाले मैंने ट्रिग्नोमेट्री का जो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री वाला जो लेक्चर था उसको पढ़ के देखना अच्छे से, वहां पर पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, आगे देखो, माइनस का के लैम्डा अपॉन डी, क्या ये cos थीटा 1 माइनस का cos थीटा 2 ही रह जाएगा क्या, क्योंकि ये माइनस इसको प्लस नहीं कर पाएगा। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ तो थीटा 2 आगे थीटा 1 पीछे, तो हमारे पास फॉर्मूला जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, EY बराबर के लैम्डा अपॉन डी cos थीटा 2 पहले और cos थीटा 1 बाद में। ओहो, और इसे ही y को क्या बोलोगे, पैरेलल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, पैरेलल मतलब ऐसे, समझ में आ गया क्या, उतारो सारा, और क्या। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं बच्चों, कि मैं जो डेरिवेशन करवाता हूं जिस तरीके से कराता हूं उसमें डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिखवाता, तो आज मैं खुलासा करता हूं कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं। जब मैंने डेरिवेशन स्टार्ट करा तो सोचो कि क्या क्या था उसमें ना, क्या क्या जरूरत पड़ी। मुझे एक फाइनाइट रोड चाहिए थी, तो लेट अस कंसीडर अ रोड ऑफ लेंथ L। मुझे यहां पर एक पॉइंट चार्ज निकाला था, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q नॉट अपार्ट फ्रॉम दिस रोड, कितनी है, D, कितनी दूरी पर है, D। हिंदी में क्या लिखोगे, माना कि एक परिमित छड़ है जिससे D दूरी पर एक Q नॉट बिंदु आवेश दे रखा है। फिर लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, सॉरी, अ रॉड इज इक्वली या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड विद लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। मतलब ये जो छड़ है ये लैम्डा कूलम्ब पर मीटर से रेखीय आवेश वितरण दे रखा है, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब जो जो चीज चाहिए वो बोलना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा अपन। फिर लोअर एंड से थीटा 2 एंगल बन रहा है और अपर एंड से थीटा 1 एंगल बन रहा है। ऊपरी सिरे से थीटा 1 और निचले सिरे से थीटा 2 कोण बनाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस रोड की वजह से, इस छड़ की वजह से इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, कुल वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कहीं से भी हो सकती है, तो वो दो प्रकार से होगी, या तो वो इस छड़ के लंबवत होगी या तो वो इस छड़ के समानांतर होगी। तो निकालने के लिए मानना कि एक एलिमेंट्री स्ट्रिप है जिस पर आवेश ये है, जिस पर फलाना, जिस पर ढिमका, ये समझ में आ रही मेरी बात। ऐसा लिखना है, ये एग्जाम में लिखने का तरीका बता रहा हूं और डेरिवेशन को याद करने के तरीके से बताता हूं ये सारी चीजें। और तुम चाहो तो लिखने का तरीका अपनी बुक में से देख सकते हो, नेट पे बहुत सारी चीजें मिलती थी। ठीक है, बताओ इसको। देखो बच्चों, मैंने सामने लिख दिया कि फाइनाइट रोड के लिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, Q नॉट का, तो वो दो प्रकार की होगी, एक तो इसके परपेंडिकुलर होगी और एक इसके पैरेलल होगी। तुम मुझे
बताओ कि ये परपेंडिकुलर पैरेलल कहाँ होगी। ये पैरेलल की मैंने डायरेक्शन नीचे लिख रखी, क्यों? क्योंकि देखो बच्चों θ1 θ2 से बड़ा है, तो यहाँ पर चार्ज जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ से ज्यादा आएगी। बोलो हाँ, तो ये नीचे जाएगा ना। यही चीज अगर डायग्राम में उल्टा बनाता, कैसा? ऐसा होता। यहाँ पर ये θ2 है और ये क्या है बच्चों? θ1 है। तो पैरेलल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही होती और ये परपेंडिकुलर यहाँ चला जाता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ कि ना। फिर यही चीज अगर ऐसा होता कि ये बिल्कुल बीच में होता, मतलब ये वाला एंगल θ2 और एंगल θ1 दोनों क्या है? लगभग क्या आ जाए बच्चों? बराबर आ जाए। तो सुनना, ई परपेंडिकुलर निकालता हूं तो k λ/d sin θ1 भी थीटा है और sin θ2 भी थीटा है, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 2k λ/d और sin थीटा। बोलो हाँ, सोचो जरा, ऐसे कुछ होगा ना। और अगर तुम निकालना चाहते हो ई पैरेलल, तो ई पैरेलल के लिए k λ/d cos θ2 माइनस cos θ1, मतलब दोनों थीटा है क्या बच्चों? तो दोनों कट के जीरो हो जाएगा, तो ई पैरेलल कितना आ जाएगा? जीरो। मतलब जब यहां से भी उतना ही चार्ज मिल रहा है ऊपर जाने के लिए जितना चार्ज यहां से मिल रहा है नीचे आने के लिए, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लगभग पैरेलल क्या आएगा बच्चों? लगभग क्या? बेसिक जीरो आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? मतलब जब थीटा की वैल्यू θ2 के बराबर आ जाए तो ई पैरेलल क्या होता है बच्चों? जीरो, क्योंकि cos θ1 cos θ2 बराबर जीरो जाएंगे माइनस करके। ठीक है, आगे देखो। ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? इसको करने के लिए परपेंडिकुलर निकालोगे तो यहां पर क्या जाएगा? k λ/d sin θ1 और θ2। अब तुम्हें पता लगाना कि θ1 क्या होगा θ2 क्या होगा तुम्हारे हिसाब से। तो मैं तुम्हें अभी बता देता हूं याद करने के हिसाब से, जो तुम्हें बड़ा दिखे ना एंगल उसको θ1 मान लेना और जो छोटा है वो θ2। हमेशा करना ऐसा। मतलब यही डायग्राम अगर थोड़ा ऐसा होता, ये 30 होता और ये 45 होता, तो तुम यहां पर भी क्या करना है? θ1 को 45 ही मानना और θ2 को 30 मानना। मतलब डायग्राम उल्टा भी तो कर सकते थे अपन, बिल्कुल कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज है। तो सीधी सी बात है कि θ1 और θ2 कब किसको मानना है, तो मैं तुम्हें बता देता हूं, जो बड़ा हो उसको θ1 मान लेना। आगे देखो, वैसे तुम कुछ भी मान सकते हो, आंसर आएगा सबसे। ठीक है, sin 45 प्लस sin 30, कैलकुलेट तो करना है। क्वेश्चन में अगर बच्चों डी दे दे तो कर देना, लैम्डा दे दे तो लिख देना, के दे दे तो पता है के क्या तुम्हें पता होना चाहिए। मतलब क्वेश्चंस में वैल्यू रखना तुम्हें करना पड़ेगा, वैल्यू रखने का काम। मैं सिर्फ बता रहा हूं कंसेप्ट्स। ठीक है बच्चों, और देखो सुनना, ये एंगल तो है θ1 और ये एंगल है कितना बच्चों? θ2। ओहो वाह, और ये लेंथ तो वो वही है जो है, ये इसका लोअर एंड है और इसका अपर एंड है। तो अपन यहां पर क्या निकालेंगे? ई परपेंडिकुलर, तो क्या आएगा? k λ/d sin θ1। अब सुनना, पहले जो क्वेश्चन था ना उसमें अपन ने θ2 को पहले से नेगेटिव मान लिया था, लेकिन ये ऊपर आ गया। मतलब इसको कहां होना चाहिए था? यहां होना चाहिए। मतलब ये लाइन यहां ना होके कैसे घूम के इधर आ चुकी है बच्चों। ओह, मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ये देखो बहुत अच्छा कंसेप्ट है ना, इसी कंसेप्ट को मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा कि ये एंगल 30 आ जाए और ये एंगल कितना आ जाए बच्चों? इसे बोल देता हूं मैं 40। ठीक है, तो θ1 के हिसाब से ये एंगल तो 70 होगा ही होगा, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल है 40, तो θ1 के हिसाब से ये कितना हो जाएगा? 70। लेकिन θ2 निकालूंगा ना तो वो देखो कितना होगा कि ये जो लाइन है ये नीचे ना होके, मतलब इसको यहां होना चाहिए, तो ये घूम के कहां आ गई? ऊपर आ गई। इसका मतलब देखना बच्चों, यहां से यहां आते हुए कितना एंगल बना लिया इसने 360 में से 30 माइनस कर दो, कितना आएगा? 330 डिग्री बनाया। या तो तुम इसको 330 डिग्री लिखो या फिर तुम इसको उल्टा बना दो, माइनस का 30 डिग्री, जो तुम्हारी इच्छा। तो θ2 जब भी ऐसा आ जाए क्वेश्चन, तो θ2 को क्या मान लोगे तुम? माइनस का। तो यहां पर देखो बच्चों, साइन माइनस में आ जाएगा और ई पैरेलल जो होगा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूं, k/d cos θ2, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता cos पे। ये याद रहना चाहिए, cos पे माइनस प्लस से फर्क क्यों नहीं पड़ता। पढ़ लेना बच्चों ट्रिग्नोमेट्री वाला बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर। ठीक है, समझ में आ जाएगा सब वहां पे। उतारो बच्चों ये कंसेप्ट। अब मैं लेता हूं बच्चों इनफाइनाइट रॉड। इनफाइनाइट में भी कौन सी ले रहा हूं बच्चों? सेमी। इनफाइनाइट सेमी मतलब क्या होगा कि मैं अर्ध अनंत छड़ ले रहा हूं।
अर्धअनंत छड़ का मतलब क्या हो गया? ट्रुर, ट्रुर। ये डी है, ये क्यू नॉट है, और ये अर्धअनंत है, मतलब क्या है कि ये अनंत तक जा रही है। ओहो, तो इससे एक चीज पता चल गई क्या कि बेस लाइन तो क्या बिल्कुल स्ट्रेट है, तो थीटा 2 की वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन थीटा 1 कहां है, मैं नहीं पता कहां जा रहा है, तो तुम क्या मानोगे? 90 डिग्री। क्योंकि देखो ये जो लाइन है ये ऐसे जाती है, लेकिन अनंत पे जा रही है, तो मैं नहीं पता कि कहां मिलेगी, कहां मिलेगी, कहां मिलेगी, कहां मिलेगी, अनंत हो, तो ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी क्या? तो मतलब कितने डिग्री का एंगल बनेगी? 90 डिग्री का। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो इस 90 की वजह से अब फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, तो ई जो परपेंडिकुलर मिलेगा वो क्या मिलेगा? k लैम्डा बाई डी sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। तो यहां पर थीटा 1 की जगह लिखूंगा 90 और थीटा 2 की जगह लिखूंगा 0, तो ई लैम्डा बराबर k लैम्डा अपॉन डी और sin 90 प्लस sin 0। sin 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? sin 90 की वैल्यू आ जाएगी 1, तो k लैम्डा अपॉन डी, ये E1 मिलेगा क्या बच्चों को? और आगे ना E1 की वैल्यू क्या है? k लैम्डा बाई डी। आगे देखते हैं। ई परपेंडिकुलर है, ई पैरेलल निकालते हैं। ई पैरेलल मतलब k लैम्डा अपॉन डी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। cos थीटा 2 की वैल्यू कितनी बच्चों? 0, तो ये तो हो जाएगा cos 0, और cos थीटा 1 की वैल्यू कितनी? 90, ये हो जाएगा बच्चों 0 और इसकी वैल्यू 1, तो ई पैरेलल की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बच्चों? k लैम्डा बाई डी। ओहो, अब डायरेक्शन देखो बच्चों, डायरेक्शन बतानी बहुत जरूरी है। कैसी? ये सिर्फ ऊपर की तरफ है, तो ये ई पैरेलल इधर आ जाएगा और ई परपेंडिकुलर उस डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए तुमको सारी। बताओ इसको। अगर मैं फुल इनफाइनाइट रोड ले लूं तो इसका मतलब क्या हो गया? डी, ये क्या हो गया बच्चों? क्यू नॉट। ठीक है, अब यहां से ये वाला एंगल जो थीटा 2 होगा हमें नहीं पता कि कहां मिलेगा, तो इसको भी क्या मान लोगे तुम? 90 डिग्री, और थीटा 1 को भी क्या मान लोगे? 90 डिग्री। बच्चे 90 डिग्री वाला कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? मुझे नहीं लगता तुम्हें आ रहा है। सोचो जरा, ये है मेरी रोड, ठीक है ना, और ये मैंने यहां से बना रखा है, ये देखो इनफाइनाइट है, मेरा हाथ ऊपर तक जा रहा है, तो ये वाला एंगल यहां पर कैसे बनेगा? तो तुम सोच रहे हो कि यहां पर मैं इसको जोड़ दूं, नहीं, ये मुझे नहीं पता कहां जुड़ेगा, इसलिए ये एंगल क्या हो जाएगा? लगभग सीधा, तो ये 90 डिग्री बन रहा है ना यहां पर, वही चीज यहां पर भी बना रहा है, ठीक है। तो या फिर तुम ऐसा समझ सकते हो कि ये मान लो इधर है, तो यहां पर होती तो ऐसी 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 लाइन बनती ना, अब हमें नहीं पता कि ये कहां जा रही है, तो तुम्हारे हिसाब से देखो बच्चों, क्या ये 90 डिग्री नहीं बन गया इनफाइनाइट पे? ऐसे होगा ना कि कहां जाके मिलेगा हमें नहीं पता, ये देखो लाइन कहां मिल रही ऊपर जाके, तो यही चीज है। अब दोनों 90 हो गए तो फॉर्मूले में रख दूंगा, क्या जाएगा बच्चों? ई लैम्डा अपॉन डी sin 90 और sin 90 कितना जाएगा? 2 जाएगा क्या? तो 2k लैम्डा अपॉन डी, और इसमें दोनों 90 तो 0 जाएगा बच्चों, रख के देख लेना है, तो ठीक है। तो इससे एक चीज पता चल गई है क्या कि यहां पर भी इनफाइनाइट है, यहां पर भी इनफाइनाइट है, तो ये चार्ज ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, क्योंकि दोनों पर इनफाइनाइट है, लेकिन ये दोनों उसको वहां फेंकेंगे कितने से? 2k लैम्डा अपॉन डी, इसलिए ई परपेंडिकुलर मिलता है, लेकिन ई पैरेलल की वैल्यू क्या मिलती है बच्चों? 0। उतारो उसको भी। देखो बच्चों, हमारे पास क्या दे रखा है कि एक स्क्वायर दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है ना। इस स्क्वायर पर अलग अलग साइड पर अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इस पे प्लस का लैम्डा, इस पे प्लस का लैम्डा, लेकिन इस पे माइनस का और इस पे माइनस का है। तो यहां पर सेंटर पे एक चार्ज रखा मैंने क्यू नॉट, और इस पर अपन को क्या निकालना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तुल्य विद्युत क्षेत्र निकालना है। ओहो, कर सकते बच्चों, तो अलग अलग भुजा से अलग अलग निकालेंगे। सोचो ना जरा, अगर मैं अलग अलग से निकालूं तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले ए डी की बात करूंगा, ए डी के हिसाब से क्या चल रहा है? लैम्डा कूलम पर मीटर। सुनना, यहां से ये क्यू नॉट जो है वो कितनी दूरी पर होगा बच्चों? a/2 पर होगा ना, अगर ये भुजा है तो ए इसकी, ऐसा क्वेश्चन है। तो ये एंगल कितना होगा बच्चों? 45। ये एंगल भी कितना होगा बच्चों? 45, क्योंकि ये डायगोनल है ना इसकी, और ये a/2 चल रहा है, चलने देना a/2। ओके, अब यहां पर परपेंडिकुलर और बेस दोनों निकालना है। परपेंडिकुलर की डायरेक्शन ये पॉजिटिव है, तो ये इसको दूर फेंकेगा, सोचना, और ये पैरेलल है तो सुनना, ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन का दोनों तरफ सेम है क्या? तो ई पैरेलल दोनों का 0 आएगा बच्चों, कट जाएगा आपस में। अभी पता चल जाएगा कैसे, कि ई परपेंडिकुलर निकालता हूं अगर मैं, तो क्या मिलेगा? k लैम्डा अपॉन डी sin 45 माइनस sin 45, सॉरी प्लस आएगा ना, तो k लैम्डा बाई डी sin 45 मतलब 1/√2 और 1/2, आंसर आएगा 2/√2 एलसीएम लेने के बाद। तो k लैम्डा बाई डी आंसर कितना आ गया? √2
के लेमडा बाई डी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ई परपेंडिकुलर के हिसाब से उतारो। अब देखो बच्चों कि यहाँ पर डी की वैल्यू क्या रखेंगे मैं, a/2, तो क्या हो जाएगा ई परपेंडिकुलर नया बनेगा हमारे पास √2 के लेमडा बाई a/2, 2 ऊपर जाएगा तो 2√2 के लेमडा बाई a चलेगा क्या? आगे देखना। अब मैं किस रोड की बात करूंगा बच्चों? इस वाले रोड की बात करूंगा। इधर की बात कर लेते हैं ना थोड़ा सा, तो मिटानी पड़ेगी मुझे, या उधर बात करता हूं। ये a/2 45 इसको Q0, ये साइड B और ये साइड क्या बच्चों C। हो गया काम। देखना बच्चों ये नेगेटिव है तो इसको पास खींचेगी तो परपेंडिकुलर कहां जाएगा बच्चों? इस डायरेक्शन में जाएगा। और पैरेलल कहां जाएगा वो पता चल जाएगा अभी। ई परपेंडिकुलर तो क्या आएगा बच्चों? k लैम्डा अपॉन d sin 45 और sin 45 कितना आ जाएगा बच्चों? तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू मिली है k लैम्डा अपॉन d की वैल्यू भी रख दो बच्चों a/2 है ना डिस्टेंस। तो ये भी हो जाएगा बच्चों पहले जैसी कैलकुलेशन है सब कुछ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ √2 के लेमडा बाई a। ये ई परपेंडिकुलर मिला, ये किस डायरेक्शन में मिला बच्चों? इस डायरेक्शन में। और ये भी किस डायरेक्शन में मिला था बच्चों? इसी डायरेक्शन में। तो दोनों परपेंडिकुलर आपस में जुड़ जाएंगे क्या? कोई बात की बात है, देखेंगे ना। उतारो इसको पहले तो। इसका ई पैरेलल निकालो बच्चों। ई पैरेलल के लेमडा बाई डी, क्या जीरो कट जाएगा क्या आपस में? क्योंकि ये दोनों सेम है ना, 45 कट जाएगा। cos 45 से। आगे देखना ऊपर वाली साइड से a और b की वजह से ये माइनस का लेमडा कूलम पर मीटर। अब यहां पर जो Q0 पड़ा है कितनी डिस्टेंस पर है बच्चों? a/2। ये भी 45 ये भी 45 है ना बच्चों। ये तो कौन 45 से रहेगा। तो सुनना इसकी वजह से ये परपेंडिकुलर नीचे की तरफ जा रहा है और पैरेलल निकालेंगे तो जीरो मिलेगा क्योंकि दोनों एंगल क्या है बच्चों? 45 सेम है। ठीक है। अब तुम सोच रहे हो सर यहां से 45 बच्चों ये भी 45 ही होंगे, देख लेना बच्चों। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। आगे देखना ई परपेंडिकुलर के लेमडा बाई a/2 और ये आ जाएगा sin 45 प्लस वही sin 45। क्या आएगा आंसर बच्चों? 2√2 के लेमडा बाई a, वही आया आंसर। अब ये ई परपेंडिकुलर किसके लिए? नीचे के लिए। आगे देखते हैं। अब DC के लिए देखना है ना, ये Q0 है और ये कितना बच्चों? ये है a/2, वही 45 डिग्री का एंगल बनेगा क्या यहाँ पे भी? तो इसका भी ई परपेंडिकुलर लिख देता हूं मैं। क्या ई परपेंडिकुलर इसकी वजह से ये जो लैम्डा कूलम पर मीटर है, सुनना ये माइनस है तो ये इसको ऊपर खींचेगा है ना। इसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों? ऊपर की तरफ है। और ये क्या है? DC है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव लेमडा की वजह से। तो ये इसको ऊपर फेंकेगा कि ये भी? ये ऊपर खींचेगा और ये ऊपर फेंकेगा। तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या मिलेगी? वही 2√2 के लेमडा बाई a। क्या सारी वैल्यू मिल चुकी है? बताओ इसको। अब कंसेप्चुअली बताता हूं कि पैरेलल कब होता है? जब एंगल अलग अलग हो। अगर एंगल इक्वल आ गया तो पैरेलल तो है ही नहीं वैसे भी, तो कहीं से भी तुम रोड निकालोगे ना तो पैरेलल नहीं मिलेगा। लेकिन परपेंडिकुलर के लिए क्या हो? सुनना इस साइड की वजह से ये इधर जाएगा, बिल्कुल सही। कितना? 2√2 के लेमडा बाई a। इसकी वजह से इधर खींचेगा कितना? 2√2 के लेमडा बाई a। सही है ना बच्चों? तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों इस डायरेक्शन में? 4√2 के लेमडा बाई a। ओके, ये इसको फेंकेगा ऐसे, ये इसको फेंकेगा ना। तो कैसे फेंकेगा बच्चों? 2√2 के लेमडा बाई a। ये इसको खींचेगा कैसे? 2√2 के लेमडा बाई a है ना। दोनों मिलके क्या हो जाएगा बच्चों? 4√2 के लेमडा बाई a। ओके, अब एक चीज पता चल गई कि एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है। मुझे नेट निकालना है। क्या दोनों सेम है? क्या दोनों 90 डिग्री पे भी है क्या? तो सुनना, तुम्हें पता फॉर्मूला 2r cos θ/2 ऐसा फॉर्मूला आता था। ये कर चुके अपन बच्चों। तो 2r का मतलब ये दोनों का सेम है ना। तो 4√2 या फिर चलो मैं तो ये वाला बता रहा हूं, 4√2 के लेमडा बाई a और cos 90/2। 90/2 क्यों लिखा? क्योंकि ये 90 डिग्री है। आगे देखना
ई नेट बराबर 2 4 जा 8 √2 के लेमडा बाई ए, और ये बचेगा cos 45 1 बाई √2, √2 से √2 कैंसिल, क्या बचेगा 8 के लेमडा बाई ए, ये मिला बच्चों ई नेट। एक और तरीका देखना, तुम चाहो तो फॉर्मूला ये लगा सकते हो, इसको मान लो ई, इसको भी मान लो ई, तो ई का स्क्वायर प्लस 2ई cos 90 की वैल्यू 0, तो क्या बचेगा बच्चों ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर का रूट, रिजल्टेंट फोर्स है ना, या रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो क्या आ जाएगा बच्चों 2e का स्क्वायर का रूट, मतलब √2 ऑफ e। तो बच्चों यहाँ पर मैंने एक चीज बता दी, जब भी परपेंडिकुलर और दोनों सेम हो तो तुम्हें क्या करना है, उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा क्या कर दो √2 से मल्टीप्लाई, तो 4 √2 के लेमडा बाई ए को जब मैं √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 जा 2 जा 8 हो जाएगा टोटल, क्या आंसर भी आएगा। ये मैंने कंसेप्ट बता रखा है बहुत पहले वाले लेक्चर्स में ना, जिसको याद है उसको तो पता चल गया होगा कि क्या लिखा मैंने, बिल्कुल उतारो बच्चों। बच्चों ये दो सेमी इनफाइनाइट रोड दे रखी है, या फिर ऐसे मान के चलो कि ए डिस्टेंस के बाद ये इनफाइनाइट होगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, ये लैम्डा कूलम्ब पर मीटर दे रखा है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव का लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पहले इसकी बात कर लो, इसकी वजह से एक तो परपेंडिकुलर इधर जाएगा और पैरेलल कहां जाएगा बच्चों, इसकी वजह से तो या इसी डायरेक्शन में आएगा क्या पैरेलल, बिल्कुल आएगा, और इसकी वजह से परपेंडिकुलर कहां जाएगा, ये रहा, और पैरेलल किधर जाएगा, ये ज्यादा है ना, तो इसकी वजह से यहाँ आएगा क्या पैरेलल, बस निकालना है कि कितना कितना, फिर नेट निकाल लेंगे। देखते हैं इस रॉड की वजह से, किसकी वजह से, इस इनफाइनाइट की वजह से, यहां से कितने डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर, कौन है बच्चों क्यू नॉट चार्ज, ये कितना लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, वैल्यू रखो बच्चों यहाँ पर, तुम्हें पता चल गया कि ये अगर ए है और ये भी क्या है बच्चों ए है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा दिमाग तुम लगा लो, क्योंकि ऊपर वाले का तो मैं बता देता हूँ, ये θ1 जो होगा ना वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो इनफाइनाइट है। ये वाला कितना होगा, ये भी ए है ये भी ए है, तो दोनों साइड सेम है ना, तो 45 डिग्री होगा बच्चों, भुजा बन गई ना वर्ग की एक स्क्वायर की। देखते हैं आगे, तो θ2 मिल गया है 45 और θ1 मिल गया है 90 डिग्री, काम हो गया बच्चों कि E परपेंडिकुलर के लेमडा बाई डी साइन θ1 90 और साइन 45, तो आंसर क्या है बच्चों के लेमडा बाई डी, साइन 90 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 बाई √2, ओके चलेगा। अब पैरेलल निकालो, इसी के लिए पैरेलल निकालने के लिए के लेमडा बाई डी कॉस θ2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 45 और θ1 की वैल्यू 90, ये तो 0 हो गया बच्चों, तो क्या बचेगा 1 बाई √2 cos 45 की वैल्यू और के लेमडा बाई डी, ये मिला बच्चों ई पैरेलल, उतारो इसको। अब इसके लिए बताऊंगा ना, इसकी वजह से परपेंडिकुलर कहां जा रहा है बच्चों ऊपर की तरफ, और पैरेलल कहां जा रहा है बच्चों पीछे की तरफ, ओके। तो परपेंडिकुलर बच्चों वही मिलेगा जो इसके लिए मिला है, हाँ कैलकुलेशन करके देख लो, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या मिला है, के लेमडा बाई डी 1 + 1 बाई √2, ठीक है बच्चों, है ना। चाहो तो कैलकुलेशन करके देख लेना कि ये वाला एंगल जो है 45 मिलेगा और ये वाला एंगल हमें नहीं पता, तो इसको क्या बोल दूं θ2 बराबर 90 डिग्री, ठीक है, और ये θ1 बराबर ये वाला, ओके। अब ई पैरेलल जो मिलेगा वो भी सेम मिलेगा, बस डायरेक्शन तुम्हें पता है ना कि क्या है, तुम कैलकुलेशन करके देख लेना बच्चों। अब नेट निकालते हैं ना, ई नेट क्या मिलेगा परपेंडिकुलर में और उसमें क्या मिलेगा, कि इस क्यू नॉट चार्ज के लिए एक तो परपेंडिकुलर इधर आ रहा है और एक परपेंडिकुलर इधर आ रहा है, और दोनों सेम टू सेम है क्या, तो मैंने बता दिया कि ये बीच में से जाएगा और √2 से मल्टीप्लाई कर देना उसको, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आया था के लेमडा बाई डी इंटू 1 बाई √2, ढंग से लिखता हूं के लेमडा बाई डी इंटू 1 बाई √2 + 1, एक तो आंसर आया है। और पैरेलल के लिए एक पैरेलल ये वाला डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है, और एक पैरेलल किस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट इधर से जाएगा, और दोनों सेम है बच्चों मैग्नीट्यूड में, तो इसको भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, भी बताया था कि क्यों करते हैं, तो 1 बाई √2 के लेमडा बाई डी, √2 से √2 कैंसिल, तो के लेमडा बाई डी, ये तुम्हें बोला ई पैरेलल नेट के लिए औसत, और ये मिला ई परपेंडिकुलर नेट, उतार लो बच्चों अच्छे से। हेडिंग क्या है बच्चों अपने पास, वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालनी, एक्सिस ऑफ द रिंग। तो अपन ने रिंग का एक डेरिवेशन कर रखा बच्चों फोर्स वाला, बताने की जरूरत नहीं है ना वो,
हाँ बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, पिछले लेक्चर में डाल रखा मैंने सब कुछ। तो वहां पर सुनना कि यहां पर अगर मैंने इस डिस्टेंस को मान लिया है d मेरे हिसाब से, और यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बच्चों पूरा ऐसे, तो रिंग की रेडियस को क्या मान लूं मैं, कैपिटल आर। ये क्या रिंग की रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। यहां पर इस पर पॉइंट चार्ज है कितना, क्यू नॉट। तो यहां पर अपन ने कंसीडर करा था कि यहां से एक एलिमेंट्री स्ट्रिप आ रही है, कितनी बच्चों, डीएल की, कितनी बच्चों, डीएल की, और डीएल की एलिमेंट्री स्ट्रिप है, तो इस पर चार्ज भी कितना होगा, वो होगा डी क्यू। तो डी क्यू चार्ज को लैम्डा को डीएल से मल्टीप्लाई करना है, तो अपन को पता है। अब यहां से इस पर जो फोर्स निकलेगा वो क्या मिलेगा बच्चों, डीएफ। अच्छा ये फोर्स सभी स्ट्रिप से निकलेगा क्या अलग अलग, तो मैंने तुम्हें बताया था कि वहां पर कंपोनेंट होंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो डीएफ वो कोस थीटा होगा, और यहां पर डीएफ साइन थीटा, डीएफ साइन थीटा के बहुत सारे कंपोनेंट आपस में कैलकुलेट होकर कट जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा बच्चों, डीएफ कोस थीटा बचेंगे बहुत सारे। तो बस इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो तुम्हें टोटल फोर्स मिल जाएगा। यही चीज अब इलेक्ट्रिक फील्ड में ई ई ई ई ई, क्या मेरी बात समझ में आ गई है। अब तुम्हें क्या करना है, ई निकालना है, तो ई के लिए क्या करोगे बच्चों, डी ई कोस थीटा। तो पहले डी ई तो निकाल लो, तो डी ई मुझे पता है क्या आएगा बच्चों, डी एफ में किसका डिवाइड कर दूंगा मैं, इस क्यू नोट का, पागल का। डी एफ निकालो, के क्यू, क्यू नोट तो डिवाइड कर चुका हूं, अपॉन के क्यू अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस इसका यहां से लेके यहां तक का स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक है ना। अच्छा के क्यू ना बोल के इसको क्या बोलूंगे बच्चों में, निकालना पड़ेगा, क्या था बच्चों, के क्यू के डी क्यू, और बीच की डिस्टेंस ये है क्या बच्चों पूरी, तो इसको x बोला था अपन है ना, क्या है बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके अब डी क्यू निकाल लो बच्चों, क्या निकालेंगे, डी क्यू, डी क्यू रखो यहाँ पर, के लेमडा डीएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या मिला बच्चों, डीई, रखो यहाँ पे डीई की वैल्यू, तो के लेमडा डीएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या चाहिए, कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, पहले कर चुके डेरिवेशन, तो बहुत ज्यादा अच्छे समझना, तो पीछे वाले लेक्चर में जाके चेक कर लेना वापस, क्योंकि यहाँ पर मैं रफली बता रहा हूँ, क्योंकि पहले कर चुके, बस याद करने के तरीके बता रहा हूँ कि कैसे करना है। कोस थीटा की वैल्यू निकाली थी, तो कोस थीटा यहाँ से परपेंडिकुलर बेस ड्रॉ करा था, ये था r, ये था x, तो ये क्या था बच्चों, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये थीटा था, तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण x अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट, रख दो यहाँ पर, इंटीग्रेशन k लैम्डा dl r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि रूट है ना, और ऊपर क्या चल रहा है बच्चों, x। आगे देखो बच्चों, तो ये मिटा रहा हूं मैं ना, क्योंकि ये तो अपने पास चल ही रहा है, वैसे डेरिवेशन उल्टा सीधा चलता रहता है, k बार लैम्डा बार x बार सब बार, इस पूरी की पावर कितनी हो जाएगी, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, और बगल में क्या चल रहा है बच्चों, dl। ओहो व्हाट इज दिस मैन, क्या चला बच्चों, dl। अब मुझे क्या रखना है, dl की वैल्यू रखनी, इंटीग्रेशन करना है, लिमिट कहां से कहां तक चलोगे बच्चों, ये पूरा घूम के वापस अपनी जगह पे आएगा क्या, तो ये पूरा क्या है, l ही तो है, लिमिट 0 से लेके l। सोच रहे हो बच्चों x कांस्टेंट नहीं है ना कि r कांस्टेंट है, कुछ कांस्टेंट नहीं है, सॉरी x कांस्टेंट है r कांस्टेंट है, इसलिए सबको बाहर ले लिया, सिर्फ dl था जो कांस्टेंट नहीं था, इसलिए उसको अंदर रखा। इसका इंटीग्रेशन करो जो भी है, जब तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर l ही आएगा बच्चों, क्या l ही आएगा। और देखो ये मिटा रहा हूं ऊपर वाला, ये पुरानी चीज थी ना, तुम्हारे पास k लैम्डा x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये क्या था बच्चों, l। अब लैम्डा को क्या लिख सकते हो बच्चों, q/l लिख सकते हो ना, क्यों, क्योंकि मान लेते हैं कि इस पर जो चार्ज है वो q है, पर यूनिट लेंथ है l के, तो रख दो वैल्यू यहाँ पर, k लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या है, q बाई, ढंग से लिखता हूँ, k x अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और q अपॉन l इंटू l से l कैंसिल, ये तुम्हें e मिला है बच्चों फाइनली। कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऊपर वाले तो कटेगा ना सारे, और अच्छे से लिख लो बच्चों, हाँ जैसे लिख रहा हूँ कोई बात नहीं, लिखना हुआ तो E बराबर k q x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2,
तुम चाहो तो फॉर्मूला ये यूज करो या E बराबर K लैम्डा x इंटू एल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चों बहुत ही उम्दा तरीके से बताया मैंने शॉर्ट में, क्योंकि फोर्स के टाइम पे अपन ने इसका एक डेरिवेशन और न्यूमेरिकल कंसीडर कर लिया था, तो यहां पर मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो बच्चों कुछ समझ नहीं आएगा। बताओ उसको वीडियो पॉज करके। इसी फॉर्मूले को और अच्छे से लिखूंगा मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग कहलाती है बच्चों। बता दो इसको भी नोट डाल के। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर क्यू नोट, तो क्यू नोट ही रहेगा क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये भी माइनस क्यू चार्ज है, और ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज इसके राइट हैंड साइड पड़ा है, तो ये इसको दूर फेंकेगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ये माइनस से ये क्यू है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खींचेगा तो ये यहां पर आएगी, ठीक है। ये इससे दूर जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये इसके पास जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन यहां पर होगी। चलेगा बच्चों? बताओ। देखो बच्चों मेरी बात सुनना कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली थी वो क्या मिली थी? K Q X अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। पीछे पीछे रिपीट करा करो बच्चों, है ना, याद रहती है ऐसी चीजें, ठीक है। अब सुनना, अगर मैं इस x को 0 लिख दूं, 0 लिख दिया x को ना, तो E बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? K Q, ये 0 हो जाएगा कि पूरा नीचे भले कुछ भी हो, तो मतलब E की वैल्यू क्या आ गई? 0। और हमें पता है कि अगर पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के किनारों पर है तो सेंटर पर अगर चार्ज को रख दूं तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बच्चों? 0। अब मैं x को क्या ले जाता हूं बच्चों? इनफाइनाइट। कहां ले जाता हूं बच्चों? इनफाइनाइट। ओहो, जब मैं इसको इनफाइनाइट ले गया तब क्या हुआ? सुनना, डायग्राम थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, x कहां चला गया? इनफाइनाइट में। वैल्यू रखो, E बराबर K Q X अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मैं तुम्हें बता दूं, जब भी x की वैल्यू तुम यहां पर इनफाइनाइट रखोगे ना, तो तरीका बताता हूं। इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0। मतलब अगर तुम 1/इनफाइनाइट बना दो तो उसको 0 बना दोगे। सुनना, 1/0 बराबर इनफाइनाइट होता है, तो 1/इनफाइनाइट बराबर 0। रॉकेट साइंस, ओहो ये क्या कर दिया? अरे इनफाइनाइट यहां लाया ना, 0 वहां लाया, ठीक है। आगे देखो, मुझे क्या करना है कि नीचे क्या बनाना है? इनफाइनाइट। मतलब x की वैल्यू नीचे ज्यादा आनी चाहिए। सुनना, ये पावर 2 है, मैक्सिमम पावर देखो x की 2, 3/2 से 2 कट गया, क्या बचेगा? x3। ऊपर x पावर 1 है, नीचे x पावर 3 है, कटेगा तो क्या बचेगा? नीचे x² बचेगा क्या? बीपी। मतलब अभी भी x की मोर पावर बच रही नीचे। मोर पावर मतलब समझते हो? मोर की पावर नहीं, x की पावर और बच रही है। तो इसका मतलब ऐसा बोल सकते हो कि E बराबर जो है वो नीचे इनफाइनाइट आ गया। इसका मतलब E की वैल्यू क्या आ गई? 0। ओहो, मतलब किसी भी रिंग के लिए सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता, और कहां 0 होता? इनफाइनाइट पे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर और वहां पर दो जगह 0 हो गया। इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा, जैसे मैंने x की वैल्यू यहां 0 रखी और x की वैल्यू यहां इनफाइनाइट रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां 0 था, कहीं ना कहीं बढ़ा तो होगा, फिर वापस 0 होने के लिए उसको नीचे गिरना पड़ा होगा। इसका मतलब इसके बीच में कहीं ना कहीं इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। समझ में नहीं आया होगा ना बच्चों क्या बोला मैंने? कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनिशियली x बराबर 0 पर 0 है और इनफाइनाइट पे भी 0 है, तो यार पूरे रोड पे 0, पूरी एक्सिस पे 0 थोड़ी है, नहीं, कहीं ना कहीं पर ये पहले बढ़ना स्टार्ट हुई 0, लेकिन इनफाइनाइट पे जाके उसको क्या होना? 0 होना वापस। तो वो एक समय पे जाके उसको लगा होगा कि बस अब मुझे 0 होना है। इसका मतलब कोरोना को भी ऐसे ही 0 होना कभी ना कभी, लेकिन अभी वो क्या है? बढ़ रहा है, तो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहीं ना कहीं तो होगी। कितने लोगों को लेके जाएगा तो वो देखते जरा। अपन यहाँ पर तो मैथमेटिक्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से निकाला गया, तो अपन मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अपना जो टॉपिक है बच्चों क्या है? हेडिंग डाल लो, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। पापा आवाज कम करो।
नीचे जा करो, नीचे है, फोन पे बात करनी तो। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है ना, पॉइंट, एट पॉइंट, जिस पॉइंट पे निकालना है, और कितनी होती है ये भी निकालना है। तो मैं तुम्हें बता दूं, E की वैल्यू क्या है, KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है कि नहीं है। अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों मैथमेटिक्स के लिए ये खास बात है। तो बच्चों मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आज कुछ नई चीज सिखाने वाला हूं। जब भी मैक्सिमा निकालना हो, है ना, तो मैं तुम्हें यहाँ पर लिख देता हूँ स्टेप बना के, स्टेप्स 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। मिनिमा कब निकालते हैं, जब दो इनफाइनाइट के बीच में जीरो होकर वो कहीं ना कहीं मिनिमा, तो दो जीरो के बीच में मैक्सिमा होता है, दो इनफाइनाइट के बीच में मिनिमा होता है। ओके, मैक्सिमा निकालने के लिए या मिनिमा निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, जैसे y बराबर कुछ भी दे रखा हो फंक्शन, तो सबसे पहला स्टेप तुम्हें क्या करना है, dy/dx निकालना है। दूसरा क्या करना है, dy/dx को बराबर 0 रखना है। और तीसरा क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है बच्चों, x की वैल्यू फाइंड करनी है, और उस x की वैल्यू को कहां रखना है बच्चों, d2y/dx स्क्वायर में पुट करो। अगर नेगेटिव आता है आंसर तो तुम बोलोगे ये मैक्सिमा है, अगर पॉजिटिव आता है आंसर तो तुम उसको बोलोगे मिनिमा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही, क्या स्टेप से याद रखो ये तो, है ना, मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 12th वाले तो अच्छे से जानते हैं इस चीज को, ठीक है, उतारते हैं। देखो बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, अब ये किसका फंक्शन है, x का है ना, क्योंकि x ही तो आगे बढ़ रहा है, घट रहा है, इसलिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, k बार q बार डिफरेंशिएशन होगा किसका, x का, x अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ओहो बच्चों, ये उतार लेना, मैं मिटा दूंगा इसको, उतार लेना इसको, ठीक है। तो k q डिफरेंशिएशन होगा ना, u अपॉन v का फॉर्मूला लगाओ, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बार, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x को छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं मैं, ओके। E बराबर KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो DE/dx डिफरेंशिएशन करेंगे तो KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। KQ तो बाहर आ गया, D अपॉन DE X अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। फिर KQ नीचे वाले को छोड़ेंगे, u पर v का फॉर्मूला लगा रहा हूं, और ऊपर वाले का करेंगे माइनस, ऊपर वाले को छोड़ेंगे और नीचे वाले का करेंगे, और नीचे क्या जाएगा बच्चों, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, ये तो पता है ना। अब तुम्हें पता है इस पूरे की वैल्यू निकाल के 0 रखना है, तो ये वैसे 0 में चला जाएगा बच्चों, स्टेप नंबर जो मैंने बता रखे है ना, तो ये भी 0 में भेज दो सारा, क्या बचेगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 चल रहा है, dx का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 हो गया माइनस x, अब इसका करेंगे तो 3/2 बाहर, अब r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1, क्या 1/2 हो जाएगी, चेन रूल लगेगा बच्चों, डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर पढ़ लेना। अब जब मैं 3/2 का कर चुका हूं पावर का, तो अब इसका करूंगा, r स्क्वायर का 0 और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों 2x, बराबर क्या चल रहा है 0। ओके, बहुत खतरनाक कैलकुलेशन चल रही है, नहीं बच्चों खतरनाक नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती है तुम्हें, इसका मतलब सुनना, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूट को अलग कर लेता हूं, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अलग कर लेता हूं, माइनस, सुनना, ये 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि 0 तो जुड़ेगा नहीं किसी में, 3 चल रहा है, x चल रहा है, और r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट भी चल रहा है, ये दोनों कॉमन आ जाएगा कि तभी तो मैंने तोड़ा है, बराबर में क्या चल रहा है 0, तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर में क्या चल रहा है बच्चों 0, ये भी 0 में भेज दो पूरा, ये बचेगा हमारे पास, तो क्या बचेगा r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0, देख लो, तो r की वैल्यू क्या जाती है 2x स्क्वायर, वहां जाके r वहां जाके स्क्वायर रूट, तो r बराबर क्या आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस 2x मान लो, लेकिन डिस्टेंस है ना, तो r की वैल्यू हमेशा क्या लोगे बच्चों प्लस ही लोगे, कितना आ जाएगा बच्चों √2 है ना, √2 इंटू एक्स, लेकिन मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, तो x बराबर क्या आ जाएगा r अपॉन √2, मतलब इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, इस पॉइंट पर, और तुम चाहो तो यहाँ पर r की वैल्यू रख देना ही, तो तुम्हें e मैक्सिमम भी मिल जाएगा कितना, ठीक है बच्चों, उतारते रहना ये। अब मैंने यहाँ पर पोजीशन बता दी कि यहाँ पर मैक्सिमम है, प्लस माइनस दोनों है, क्या अगर मैं पीछे भी जाऊंगा तो डायरेक्शन के हिसाब से, तो ये प्लस माइनस दोनों लेके चलो, क्या है बच्चों x बराबर r अपॉन
प्लस √2। देखते जरा, बताओ इसको पहले तो। देखना बच्चों, ये x बराबर 0 पोजीशन है, ये x बराबर इनफाइनाइट पोजीशन है, और ये भी x बराबर माइनस इनफाइनाइट पोजीशन है। मुझे पता है कि x बराबर 0 पर ये 0 था, सही है ना। और x की वैल्यू जब r/√2 आ गई, r/√2 बच्चों देखो r नहीं, r से थोड़ा पहले, तो r/√2 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर मैक्सिमम मतलब यहाँ पर पहुंच गया वो। फिर जब इनफाइनाइट पे है तो वापस जाके 0 होगा, तो मुझे नहीं पता इनफाइनाइट पे कहाँ 0 होगा, तो मैं इसको टच नहीं कर रहा, मैं इसको आगे तक ले जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर माइनस में होगा क्या ऐसे, तो ये r माइनस का r/√2 लिख दूं उसको मैं, और वो ऐसे होगा। इसका डायग्राम बन गया बच्चों, थोड़ा अच्छा डायग्राम देख लो, छोटा सा ऐसा है डायग्राम, ठीक है। और ये वो पोजीशन है जहां पर E मैक्सिमम है, ठीक है बच्चों। कितना है, r/√2, और ये माइनस का r/√2। क्वेश्चन आया था बच्चों यही में कि E मैक्सिमम की पोजीशन बताओ, तो अपन को सिर्फ यहां पर ये पता करना था, या फिर डायग्रामिकल क्वेश्चन दे दे एबीसीडी में ना, तो वहां अपन को बताना पड़ेगा कि कौन सा डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट था मैक्सिमा के लिए, ठीक है। उतारो इसको।